एक स्टूडेंट सारा साल तैयारी करता है, उसके बाद वो एग्ज़ाम देने जाता है और वहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं आते जो उसने तैयार किए होते हैं, या आ जाते हैं तो वो जो आंसर लिख के आता है एग्जामिनर को वो आंसर्स पसंद नहीं आते और उस बेचारे के नंबर कट जाते हैं। उस पर क्या गुजरती है वही बेहतर बता सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके साथ ऐसे ना हो। आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा चैप्टर 12 से रिलेटेड। आने वाली वीडियोस में चैप्टर 21 तक तमाम चैप्टर्स को कवर करूंगा। MCQs, न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस, आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा ताकि आपका एक भी नंबर एग्जाम में ना कटे। ये वीडियो जो है ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, KPK और सिंध तमाम सूबों के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल वैलिड है और उनके लिए ये एक मौका है जिससे वो अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो प्रीवियस बोर्ड के एग्ज़ाम से हैं। उनकी मुनासिब सी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। जो जवाब बताऊंगा वो याद करने में इंतहाई आसान होगा। अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे आपको सवाल वीडियो देखने में ही याद हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि सवाल एग्जामिनर फ्रेंडली होगा, यानी एग्जामिनर उसके नंबर आपको ज़रूर देगा। और हर सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज पहले इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम 1/3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन? एक्सप्लेन। सवाल को समझें जरा। एक रीजन है जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है सारे रीजन में। क्या ऐसे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा या नहीं होगा? अब मैं आपको बताता हूं, अगर यही बात आप इसी तरह की बात आपसे कोई बड़ा पूछता है और आप उसे होगा या नहीं होगा नहीं बताते, आप उसे कहानियां शुरू कर देते हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? वो इरिटेट होगा। तो हम एग्जामिनर को इसी तरह इरिटेट नहीं करना चाहते, हम उसे असल जवाब पहले बताएंगे ताकि वो हमारे नंबर जो है वो पूरे लगाए। तो सवाल का जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब आपका ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, मुझे पता है कि आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, लेकिन अभी देखें ज़रा आपको समझ आ जाएगा। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला है, इसको कहते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये मैंने रेड से इसलिए लिखा है, जो भी रेड से मैं चीज़ लिखूंगा वो अगर आपको याद हो आप पेपर में ज़रूर लिखें, अगर याद ना रहे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, वो लिखना इतना ज़रूरी नहीं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। इसमें डेल्टा वी क्या बता रहा है? डेल्टा वी जो है वो बताता है चेंज इन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल में चेंज आ रही है, तब्दीली आ रही है। जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगी, तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा वी जीरो हो गया, यहाँ जीरो पुट करके देख लें आप, आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो के इक्वल आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि शुरू में ये आंसर लिख देना है ताकि एग्जामिनर को परेशानी ना हो और उसका फायदा आपको हो। आने वाले सवालों में भी हम यही काम करेंगे। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन due to positive point charge. Do electric field and potential increases or decreases? सवाल को समझें। आप एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, उसके अलोंग चल रहे हैं, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। अब ये पूछा गया है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर शुरू में बताया बोथ विल डिक्रीज। अब वजह बताते हैं क्यों डिक्रीज करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो क्या हो रहा होगा कि हम चार्ज से अवे जा रहे होंगे, चार्ज से दूर जा रहे होंगे। जब दूर जाएंगे तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज से फासला है वो बढ़ रहा होगा, तो डिस्टेंस आर जो है वो इंक्रीज करेगा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला है, पोटेंशियल का ये फार्मूला है। दोनों में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
और पोटेंशियल भी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस लिहाज से जब डिस्टेंस आर इंक्रीज करेगा तो दोनों ही डिक्रीज करेंगे, हेंस बाय इंक्रीजिंग आर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पॉइंट्स में लिखा, याद करने में आसान, पढ़ने में आसान, नंबर पूरे। डायाग्राम साथ जरूर बनाइएगा, बेहतर होगी आपके लिए। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, हमें कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर की किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। हम लिखते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आप इस्तेमाल करेंगे तो हमें फिर पता चल जाएगा कि इस पे कौन सा चार्ज। तो सबसे पहले ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का वर्ड ऊपर ही लिख दें ताकि उससे पता लग जाए कि इसको जवाब आता ही होना। साथ ये इलेक्ट्रोस्कोप बनाएं। अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। टेक ए पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, आपने पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेनी है। जब आपने डायग्राम बनानी है तो आपने पेंसिल से बनानी है, आपने सारी जगह पे छोटे छोटे पॉजिटिव चार्जेस बना देने हैं, यानी पॉजिटिव का इलामत ऊपर से नीचे यहाँ तक सारी जगह पॉजिटिव की इलामतें बना देनी है छोटी छोटी, जिससे ये पता चलेगा कि इस सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आपने क्या करना है, आपने जो कैपेसिटर की प्लेट जिसको आप चेक करना चाहते हैं उसको डिस्क के करीब लाएंगे। जब प्लेट डिस्क के करीब आएगी, सपोज यहाँ पे प्लेट आई है, तो अगर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो इस डिस्क के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। उस रिपल्शन की वजह से यहां से पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, इधर से मूव करके इधर चला जाएगा। ये लीव्स हैं इसके। जब यहां पॉजिटिव चार्ज पहले भी मौजूद था, ऊपर से और आ गया, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज की मिकदार बढ़ गई है। जब पॉजिटिव चार्ज की मिकदार बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि दोनों लीव्स एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, दोनों के दरमियान फासला बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं इफ डाइवर्जेंस बिटवीन द लीव्स इंक्रीजेस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब है कि प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी तो ऐसे हुआ ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या हुआ होगा, नेगेटिवली चार्ज प्लेट अगर आप यहां लाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, नीचे से भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हुए यहां आ जाएगा। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज की मिकदार कम रह जाएगी, नतीजतन दोनों में रिपल्शन कम हो जाएगी और फासला कम हो जाएगा। तो हम कहते हैं इफ डाइवर्जेंस बिटवीन द लीव्स डिक्रीजेस प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। डिस्क्राइब द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। हमने बताना है कि पॉजिटिव चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी जब वो पैरेलल प्लेट्स में रखा हुआ है। दो केसेस हैं, दोनों प्लेट्स पे सिमिलर चार्ज है और या फिर दोनों पे अपोजिट चार्ज है। तो पहले सिमिलर चार्ज को डिस्कस कर लेते हैं। इसको बेशक यहाँ केस ए की हेडिंग दे दें। तो इन दैट केस नेट फोर्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर 0 लगेगी। कैसे? दोनों प्लेट्स उसको रिपेल करेंगी, जैसे यहां रिपेल करती हुई नजर आ रही। नतीजतन क्या होगा, दोनों प्लेट्स की फोर्स इक्वल होगी चार्ज के ऊपर, लेकिन डायरेक्शन फोर्स की अपोजिट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और नेट फोर्स जो चार्ज के ऊपर है वो 0 हो जाएगी। अब केस बी लेते हैं, जब दोनों पे अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, नेट फोर्स डबल हो जाएगी। एग्जामिनर फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, आगे रीजन बताता हूं। पॉजिटिव प्लेट जो है वो रिपेल करेगी चार्ज को, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी। होगा क्या कि दोनों प्लेट्स इक्वल चार्ज पे फोर्स लगाएंगी और सेम डायरेक्शन में लगाएंगी। जब फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों फोर्सेस ऐड अप होंगी और चार्ज के ऊपर डबल फोर्स लगेगी टूवर्ड्स इस डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में चार्ज के ऊपर डबल फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। सवाल में पूछा यह है कि इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती, ऐसा क्यों है? तो आंसर शुरू करते हैं। इसलिए क्रॉस नहीं करती बिकॉज टेंजेंट एट इलेक्ट्रिक लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक लाइन है, आप उसके ऊपर ऐसे टेंजेंट बनाएं कि जो एक पॉइंट पे जस्ट टच करे, तो वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे हमेशा एक डायरेक्शन होती है, एक से ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं हो सकती। यानी अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे उस पॉइंट पे, तो उस पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दो डायरेक्शंस में फोर्स नहीं लग सकती। तो हम कहते हैं इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देयर विल बी टू पॉसिबल टेंजेंट्स। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो दो टेंजेंट्स होंगे, एक ये वाला टेंजेंट और एक ये वाला टेंजेंट। उससे क्या होगा, दो टेंजेंट्स होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शंस आ जाएंगी।
जो कि फिजिकली नहीं हो सकता, फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो पॉइंट्स की फॉर्म में हमने आंसर लिखा, जो मेन चीजें थी उनको हाईलाइट कर दिया। इफ द पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन। अब हमें सवाल ये पूछा गया है कि अगर किसी पॉइंट चार्ज को हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक ही है, यानी वो चेंज नहीं हो रही, वो सीधी हैं, तो क्या चार्ज जो है वो सीधी लाइन में मूव करेगा या नहीं करेगा? तो हम आंसर लिखते हैं यस इट विल मेक रेक्टिलिनियर मोशन। हमने यस किया, 1 नंबर यस करने का मिलेगा। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इफ द फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, शर्त क्या है कि फील्ड लाइंस जो है वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे ना हो। Field produced by a single point charge is an example of such non-uniform electric field। कि अगर आपके पास सिंगल पॉइंट चार्ज है इस तरह से, तो उससे जो फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। क्यों यूनिफॉर्म नहीं होता? चार्ज के करीब फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, चार्ज से दूर जाके फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होती है। इफ़ वी रिलीज पॉइंट चार्ज इन दिस फील्ड, अगर हम इस फील्ड में पॉइंट चार्ज को रिलीज कर दें तो उससे क्या होगा? पॉइंट चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा अलोंग द फील्ड लाइन, और इस तरीके से वो रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो परफॉर्म करेगा। अब होता क्या है कि बाज दफ़ा इस क्वेश्चन की बजाय ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये नहीं आता, बल्कि सवाल आ जाता है फील्ड विल इट मेक ए रेक्टिलिनियर मोशन। सीधा पूछ लिया, फील्ड लाइंस की बात ही नहीं की कि वो सेम डायरेक्शंस में पॉइंट कर रही हैं या नहीं कर। तो अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है। तो इस सूरत में आपको इसका एक नया जवाब याद करना पड़ता है मोस्टली, जिसमें आप कहते हैं कि यस इट मे मेक रेक्टिलिनियर मोशन, और फिर वो नया तरीका से याद करना पड़ता है। लेकिन मैंने जो आंसर लिखवाया है उसको मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है कि आप ये आंसर जो है इस क्वेश्चन पे भी फिट कर देंगे, यकीन माने आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड ए रबर बैलून, एक रबर बैलून के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी तौर पे जीरो होता है? बैलून कैसा है? बैलून इज स्फेरिकल, अज्यूम दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। आप ये अज्यूम करें कि बैलून की सारी सरफेस पे चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, तो लाजमी तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होगा। कैसे? आप एक गाउसियन सरफेस ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर इनसाइड द रबर बैलून। इस सरफेस ने कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया, क्योंकि सारे का सारा चार्ज बाहर है इस सरफेस से, और जब अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ तो चार्ज इनक्लोज जीरो होगा, तो इस सरफेस में से फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है? फ्लक्स इक्वल होता है ई टाइम्स ए के। तो जब ई और ए का प्रोडक्ट जीरो है तो आपको पता है इस सरफेस का एरिया तो जीरो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी तौर पर जीरो होगा एक स्फेरिकल रबर बैलून के अंदर। Is it true that Gauss's law states that total number of lines of force crossing any closed surface in outward direction is proportional to net positive charge enclosing within surface? तो ये असल में Gauss's law की स्टेटमेंट ही लिखी हुई है, इसी को ही हमने दोबारा रिपीट कर देना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। Is it true है? Yes it is true है। बाय Gauss's law आपके पास ये फार्मूला होता है। अब अगर 1/ε0 को ख़त्म कर दें, इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो फ्लक्स जो है वो चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, यहाँ से दैट से आगे जितना भी है वो सारे का सारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल? क्या इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं या लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं? तो आंसर शुरू करते हैं। हाई पोटेंशियल शुरू में लिखेंगे ताकि 1 नंबर तो आपका पक्का हो और एग्जामिनर के माइंड में इंप्रेशन हो कि इसको सवाल आता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रही होती है, रिपेल कर रही होती है, इनको पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करती है, तो इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इनको पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है।
पॉजिटिव चार्ज को हम हमेशा हायर पोटेंशियल मानते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं अपने आप। तो इस तरीके से जो है वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपसे माजरत मैं ये करूँगा कि 15 मिनट से लंबी वीडियो जो है वो अपलोड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो इसलिए मैं जो बाकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। अगर वो वीडियो अपलोड हो गई है तो यहाँ पे ज़रूर आपको शो हो रही होगी मेरे ऊपर, तो आप क्लिक करें तो वहाँ से आपको वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में आए हैं वो भी मिल जाएंगे। शुक्रिया।